जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम है बच्चों क्या, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा में बेटा इससे जो भी कुछ पूछा जाएगा, अगर आप लेक्चर्स की पूरी सीरीज एक बार देख लेते हो तो गारंटी मानिए आपसे इस चैप्टर में कभी कोई गलती होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। इससे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है। और साथ ही साथ आपको बेटा 11वीं में ये चैप्टर फिर से थोड़ा बड़े रूप में मिलेगा। अभी तो अपन बहुत छोटे रूप में बातें करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय को बेटा हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहले हिस्से में हम अम्ल और क्षारक को एक साथ पढ़ते हैं, फिर दूसरे हिस्से में जाकर के हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लवण के बारे में। तो चलिए देखते हैं बेटा अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। सामान्यतः बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अम्ल एवं क्षारक कोई केमिकल होंगे, कोई रासायनिक पदार्थ होंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं बेटा, आप लोग अपनी दैनिक जीवन में, हम लोग अपनी डेली लाइफ में इनका कहीं ना कहीं उपयोग करते ही रहते हैं। जैसे बहुत सारे अम्ल हैं जो हम खाते हैं। आप लोग नींबू खाते होगे बेटा, आप इमली अगर खाते हो, दही खाते होगे, है ना, टमाटर खाते हो, और भी बहुत सारे फल जो आप खाते हो जो कि स्वाद में ज्यादातर खट्टे होते हैं, वो सभी क्या है बेटा, अम्ल है। और जबकि आप जो साबुन का उपयोग करते हो, चाहे नहाने की साबुन हो या कपड़ा धोने की साबुन, या बेटा जो हम कपड़े धोने का सोडा का उपयोग करते हैं, ये सब, खाने का सोडा भी आप उपयोग करते हो, ये होते हैं क्षारक। तो अम्ल और क्षारक दोनों ही पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोग करते ही रहते हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल आइडेंटिफिकेशन की बात करूंगा कि हम कैसे परीक्षण करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई यौगिक अम्ल है या क्षारक है। तो बेटा इसके कुछ सामान्य तरीके हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में इसमें जो केमिस्ट्री इंवॉल्व होगी, जो भी इसमें रसायन विज्ञान लगा है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम चाहे तो बेटा उस पदार्थ को खा करके बता सकते हैं। अगर हम उसका स्वाद लेते हैं किसी भी पदार्थ का और स्वाद खट्टा होता है तो हम बोल देंगे कि ये अम्ल है। लेकिन बेटा अगर स्वाद होता है कसैला यानी कि कड़वा, तो हम बोल देंगे कि ये क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन सर कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल मुझे किसी ने दिया, क्या मैं खा करके देख सकता हूं उसे? बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों नहीं? हो सकता है वो कुछ खतरनाक केमिकल हो, उससे अपने शरीर में बेटा कोई नुकसान हो सकता है, हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं उसके, इसीलिए हम खा करके तो नहीं बताएंगे। हमारे पास और भी दूसरे दूसरे तरीके हैं, उनकी हम बातें करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं, हम अम्ल एवं क्षारक के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं अम्ल तथा क्षारक के सामान्य परीक्षण। सामान्य परीक्षण की बात करें बेटा तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे स्वाद, कि आखिर कोई भी पदार्थ, कोई भी अम्ल स्वाद में कैसा होगा। मैंने आपको बता दिया हूं बेटा कि अगर पदार्थ खट्टा हुआ, ठीक है ना, अगर किसी यौगिक का स्वाद, किसी पदार्थ का स्वाद खट्टा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। जबकि बच्चों स्वाद अगर हुआ कैसा, कसैला, कसैला बोलते हैं हम इसको, या बेटा आप कड़वा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा साबुन के जैसा जो स्वाद होता है। हाँ, साबुन खाने की चीज तो नहीं है, लेकिन बेटा कभी छोटे बच्चे, जब आप छोटे रहे होगे तो धोखे से तो मुंह में थोड़ी बहुत चली गई होगी, तो वो स्वाद जो होता है ना, वो उसी तरह का स्वाद होता है किसका, क्षारक का। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं बेटा स्वाद में कसैले होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, खाके तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते, तो इसके लिए हम अलग अलग तरह के सूचकों का उपयोग करते हैं। सूचक क्या है बेटा? सूचक मतलब जो हमें सूचना देता है। किस चीज की सूचना देता है? कि कोई भी यौगिक अम्ल है या क्षारक है। समझ में आ रही बात? ये सूचक का मतलब होता है जो हमें सूचना दे। अब सूचना अलग अलग तरीकों से दे सकता है। हो सकता है कोई पदार्थ मुझे रंगों के द्वारा सूचना दे, तो उसे हम बोलेंगे रंग सूचक। या बेटा कोई पदार्थ मुझे गंध के द्वारा यानी स्मेल के द्वारा सूचना दे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, गंधीय सूचक। ठीक है ना। तो दो तरह के सूचक होते हैं अम्ल एवं क्षारक के, एक होते हैं रंग सूचक और एक होते हैं बेटा गंधीय सूचक। रंग सूचक में सबसे पहला जो प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक रंग सूचक है, वो क्या है बेटा हमारे पास, लिटमस पेपर। सबसे पहले हमने स्वाद देख लिया, अब देख रहे हैं लिटमस पेपर में प्रभाव। लिटमस पेपर लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से बनाया जाता है। अम्ल और क्षार लिटमस पेपर में अलग अलग प्रभाव देते हैं। वे यौगिक जो अम्ल है वे नीले लिटमस पेपर को बेटा लाल कर देते हैं।
अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक भी याद रखते हैं, अनिल। अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक है बेटा। और दूसरा छलनी याद कर लेते हो आप लोग कि क्षार नीले को क्या करता है, लाल करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या करता है बेटा, नीले को लाल, और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला, है ना। तो अम्ल क्या करेगा, लिटमस पेपर में प्रभाव, अगर रंग कैसा हो जाता है, हम बोलेंगे बेटा कि अगर रंग हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है ना। तो रंग हो जाएगा नीले से लाल, ठीक है। अम्ल क्या करेगा बेटा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षारक क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को बच्चों ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला। तो बड़े आराम से हम लिटमस पेपर के द्वारा पहचान सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। अगर कोई पदार्थ अम्ल रहा तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, अनिल अम्ल नीले को लाल करेगा, छलनी क्षार लाल को नीला करेगा, क्षारक क्या करेगा बेटा, लाल को नीला करेगा। फिर अगला है, अगर आप अपने घर में ही पता लगाना चाहते हो बेटा, अपने घरों में लिटमस पेपर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपके घरों में बेटा हल्दी का जली विलयन तो होगा। आप चाहो तो अभी साथ ही साथ कर सकते हो ये काम। आप एक कटोरी में बेटा थोड़ी सी हल्दी लो, पानी डालो उसमें, और उसमें नींबू निचोड़ के देखो। आप देखोगे कि नींबू, नींबू मतलब अम्ल है, नींबू में होता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल, तो नींबू में है बेटा अम्ल। अब अम्ल जब डालोगे हल्दी में तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हल्दी पीले रंग की होती तो पीली ही रहेगी। लेकिन बेटा आपके घर में जो खाने का सोडा है, आप उसे डाल के देखो, खाने का सोडा क्षारक है, और जैसे ही क्षारक को डालोगे तो वो पीले से क्या हो जाएगा बेटा, लाल हो जाएगा। आप कभी देखे होगे बेटा हल्दी वगैरह, शादियों में हल्दी खेलते हैं लोग, या कभी हल्दी अगर आपके कपड़े में लग जाती है, और अगर धोखे से आपने क्या कर दिए, उस कपड़े को किसके साथ, कपड़ा धोने के सोडा के साथ या कपड़ा धोने की साबुन रगड़ दी उसमें, तो जो हल्दी पीले रंग की थी वो लाल हो जाएगी। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो ये बात। कैसे, आपके जिस कपड़े में हल्दी लग गई है, हल्दी का दाग लग गया, आप उसको कपड़े धोने के सोडा के साथ डाल दो, धो दो, आप देखोगे जहां पीला दाग था वहां लाल दाग हो जाएगा। या आप साबुन चला दो बेटा, उसमें थोड़ी सी पानी डाल के थोड़ा सा साबुन रगड़ दो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि पीला रंग धीरे धीरे लाल होने लगेगा। होता क्या है कि जो अम्ल है, अम्ल रंग में परिवर्तन नहीं करता है, रंग परिवर्तित नहीं होता है अम्ल के साथ, है परिवर्तित नहीं होता है। जबकि क्षारक के साथ हम देखते हैं बेटा कि हल्दी के जलीय विलयन को ये पीले से क्या कर देगा, लाल, पीले रंग से क्या कर देगा, लाल रंग में बदल देगा, ठीक है। तो हल्दी से हमने पहचान लिए, ये सब रंग सूचक है, देखो रंग के द्वारा बता रहे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रंग सूचक की मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है बेटा क्या, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के जलीय विलयन में क्या प्रभाव होगा। फिनोफ्थलीन को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि बेटा सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार की पहचान बड़े आसानी से कराता है। सुनना ध्यान से, फिनोफ्थलीन खुद होता है बेटा कैसा, रंगहीन। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, पानी जैसा होता है, ठीक है, कोई रंग नहीं होता सर। जैसे ही आप फिनोफ्थलीन में अम्ल डालोगे तो वो रंगहीन का रंगहीन ही रहेगा, मतलब कि कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत उसमें क्षारक डाल दोगे तो आप देख पाओगे कि रंग उसका बदल जाएगा बेटा, रंगहीन से वो गुलाबी होने लगेगा। इसका उपयोग किया जाता है, इस टेक्निक का हम बहुत उपयोग करते हैं बेटा। कहां पर करते हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि फलाने साहब रिश्वत लेते पकड़ा है, 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो कैसे बेटा, कैसे पकड़ती है ये टीम, क्या केमिस्ट्री है इसके पीछे। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई काम कराना है बेटा। अब आपने तो काम कराना है, आप क्या करोगे, उससे बोलोगे प्लीज सर हमारा काम कर दो, वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं भाई इस काम के तो इतने इतने पैसे लगेंगे, 1 लाख रुपए दो तभी आपका काम होगा, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अभी क्या होगा कि आपका दिमाग खराब कि मैं 1 लाख रुपए कहां से दे दूं, तो आप क्या करोगे, आप बेटा लोक आयुक्त की टीम को फोन लगाओगे और आप बोलोगे कि सर ये सर हमसे रिश्वत मांग रहे हैं हमारा काम करने के लिए। अब लोकायुक्त की टीम आई,
अब लोकायुक्त की टीम आई और जो 1 लाख रुपए फलाने सर ने आपसे मांगे थे, आपको लोकायुक्त की टीम अपने नोट देगी। वो खुद से अपने नोट आपको लाके देंगे 1 लाख रुपए कि लो भाई साहब ये नोट ले जाके उन सर को दे दो। अब आप 1 लाख रुपए लिए किससे? लोकायुक्त की टीम से। और लेके गायब नहीं हुए बेटा, आप क्या करें, 1 लाख रुपए लेके गए फलाने सर के पास और उनको ले जाके दिए कि सर ये लीजिए पैसे, प्लीज मेरा काम कर दीजिए। फिर अब सर ने क्या करे, फटाफट बेटा थूप लगा लगा के क्या करे, नोटों की गिनती करे। अब नोटों की गिनती करते करते अचानक से वहां से 4-5 लोग या और ज्यादा लोग एकदम से रेड मार देते हैं बेटा, है एकदम से रेड जैसे ही मारे, अचानक से जो फलाने सर थे पैसा गिनते गिनते बेटा उनकी हालत खराब। ये क्या हो गया? अब क्या हुआ सर? अब कैसे पता चलेगा कि ये वही नोट है जो रिश्वत में दिए गए थे? अब एक क्षारीय विलयन लाया जाएगा, NaOH का या किसी भी खाने के सोडा का या किसी भी चीज का क्षारीय विलयन लाया जाएगा और उन सर के हाथ उस क्षारीय विलयन में डुबाए जाएंगे। और बेटा जैसे कि आप जानते हो जनरली लोगों के हाथ पीले होते हैं, लेकिन उन सर के हाथ हो जाएंगे कैसे? गुलाबी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो नोट आपको लोकायुक्त की टीम ने लाके दिए थे उसमें लगा था बेटा क्या? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का पाउडर लगा था जो कि दिखाई नहीं देता, रंगहीन होता है, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आया। जैसे ही उनने सर ने नोट गिने तो गिनते गिनते वो उनकी उंगलियों में लग गया बेटा, उंगलियों में लग गया। अब जैसे ही क्षार के साथ फिनोफ्थलीन क्रिया करेगा तो वो तो उसको रंगहीन से गुलाबी कर देगा और फटाफट पता चल जाएगा कि सर ने तो भैया रिश्वत ली है। तो बेटा बिल्कुल रिश्वत लेना या देना बहुत गलत बात है। आप लोग भी बेटा बड़े होकर के अगर अच्छे कोई अधिकारी बनते हैं या कोई भी जॉब में जाते हैं तो कोशिश करें कि रिश्वत ना लें, है ना? और अगर लेते हैं तो कोई ठीक ठाक केमिस्ट्री के टीचर से संबंध बना के रखें बेटा, हो सकता है मेरी भी जरूरत आपको कभी पड़ जाए, है ना? कि कैसे आप इस गुलाबी हाथ गुलाबी होने से कैसे बचेंगे ये मैं आपको बता सकता हूं। तो चलिए देखते हैं खैर हम फिनोफ्थलीन विलयन में प्रभाव। तो फिनोफ्थलीन में क्या होता है, अम्ल क्या करता है, अम्ल के साथ फिनोफ्थलीन बेटा रंगहीन रहता है, मतलब कि इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन क्षारक के साथ ये हो जाता है रंगहीन से गुलाबी। क्या हो जाता है बेटा? रंगहीन से गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखने लायक बात है। फिर इसके बाद एक और है बेटा अपने पास, एक और रंग सूचक है मेरे पास, क्या है बेटा? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज विलयन में प्रभाव। हम देखेंगे कि मैथिल ऑरेंज क्या है। मैथिल ऑरेंज भी बेटा एक सूचक है, रंग सूचक है। इनको अंग्रेजी में हम डाई बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, है ना? इंडिकेट करते हैं, ये दिशा दिखाते हैं। तो कुल मिला के बेटा ये भी एक रंग सूचक है और ये रंग के द्वारा बताएगा कि अम्ल है या क्षार है। नाम है इसका बच्चों मैथिल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और जब इसको अम्ल के साथ हम मिलाते हैं तो इसका जो कलर है बेटा वो ऑरेंज से हो जाता है लाल। ऑरेंज से क्या हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। जबकि क्षारक के साथ इसका रंग ऑरेंज से हो जाता है क्या? ऑरेंज से पीला। तो इस तरीके से बेटा अपने को ये छोटी मोटी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें तो अपने को आना ही चाहिए। अम्ल एवं क्षारक का सामान्य परीक्षण है ये, आप नोट कर लें बेटा। सबसे पहला स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कसैले या कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर में प्रभाव, नीले से लाल करता है, मतलब कि अम्ल क्या करता है बेटा? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। हल्दी के जलीय विलयन में प्रभाव, जब हम हल्दी के जलीय विलयन में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पीला ही रहता है। जबकि क्षारक मिलाने पर पीले से लाल हो जाता है। फिर फिनोफ्थलीन विलयन में प्रभाव, तो बेटा फिनोफ्थलीन का विलयन रंगहीन ही रहता है अम्ल के साथ, लेकिन क्षारक मिलाने पर रंगहीन से गुलाबी हो जाता है। और मैथिल ऑरेंज में प्रभाव, ऑरेंज से लाल कर देता है कौन? अम्ल, जबकि ऑरेंज से पीला कर देता है कौन? क्षारक। तो इस तरह से ये हमने अम्ल तथा क्षारक का कुछ सामान्य सा परिचय देखा। अब बेटा कुछ और सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा बताते हैं, स्मेल से पता चलता है कि अम्ल है या क्षारक है। मतलब ऐसे पदार्थ हैं वो अपनी स्मेल से, यानी कि उनकी गंध से हमें बता देते हैं। जैसे बेटा उदाहरण के लिए आप उपयोग में ला सकते हो, पहला जो गंध सूचक है हमारे पास वो है क्या? प्याज। प्याज बेटा हमारे सबके घर में होती है। प्याज को आप क्या करो? छोटे छोटे टुकड़े काट लो, है ना? या बारीक बेटा किस लो
अब उसके बाद क्या करें, जैसे ही आपने एकदम बारीक कर लिए, उसकी एक अलग से स्मेल आती है बेटा, प्याज की एक गंध आती है, अपन सबको आती है ना। अब आप उसमें नींबू निचोड़ो। जैसे ही आप नींबू निचोड़े तो नींबू में बेटा अम्ल है। आप देखोगे कि जब मैंने प्याज में अम्ल मिलाया तो उसकी स्मेल में, उसकी गंध में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी गंध जैसी थी वैसी ही है। लेकिन जैसे ही मैं क्षारक मिलाऊंगा तो बेटा उसकी गंध गायब हो जाएगी। जो उसकी स्मेल है, जो अपनी खुद की विशेष बेटा गंध है उसकी, वो गायब हो जाएगी, वो गंध हमें आना बंद हो जाएगी। दूसरा दूसरा हम यूज कर सकते हैं बेटा वेनिला एसेंस। वेनिला आप जानते हो बेटा, आइसक्रीम का एक फ्लेवर होता है वेनिला, इसकी भी अपनी एक खुशबू होती है, अपनी एक गंध होती है। इसमें भी जब हम अम्ल मिलाते हैं तो इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहती है, इसकी जो गंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन बच्चों जैसे ही इसमें हम क्षारक मिलाते हैं तो उसकी गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर एक और है हमारे पास जो कि है लौंग का तेल। लौंग बेटा जो खाते हैं पान वान में है ना, तो लौंग का तेल, लौंग की भी अपनी एक अलग गंध होती है। आप देखोगे कि बेटा एक बढ़िया सी खुशबू आती है लौंग की, और लौंग का तेल तो बहुत तेजी से गंध करता है ना, बहुत तेजी से बेटा उसकी खुशबू आती है। तो होता क्या है, जब अपन अम्ल मिलाते हैं इसमें तो गंध में परिवर्तन नहीं आया है। तो मतलब मान लो दो पदार्थ मुझे दिए और बोला कि भाई साहब इनमें से एक अम्ल है और एक क्षारक है, आप बताओ कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से किसी भी एक में उसे डालूंगा, डालने पर गंध गायब हो गई तो समझ जाऊंगा ये क्षारक था, और जिसको डालने से गंध गायब नहीं हुई मैं समझ जाऊंगा ये अम्ल है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें हमने समझे। इन तीनों की खासियत क्या है कि अम्ल मिलाने पर अम्ल के साथ इनकी गंध ऐसी रहती है बेटा, गंध उपस्थित होती है, यानी कि गंध गायब नहीं होती बेटा, गंध महक आते रहती है। परंतु परंतु जब इसमें हम क्षारक मिलाएंगे, परंतु क्षारक के साथ क्या करेंगे, ये अपनी गंध खो देंगे, है ना, ये अपनी गंध खो देते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब एक और बात है बेटा, ये कोई मतलब ऐसी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे मन में भी डाउट आता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि शायद हो सकता है आपके मन में भी डाउट आता हो। बात यह है कि भाई मैं क्षार लिखूं कि क्षारक लिखूं। कई बार क्या हम जनरली अम्ल तथा क्षार बोल देते हैं और कभी बोलते हैं अम्ल तथा क्षारक। तो सही क्या है, क्षार सही है कि क्षारक सही है? तो यह याद रखो बेटा, आप सामान्यतः क्षारक ही लिखो। वैसे क्षार और क्षारक में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ इतना ज्यादा लोड लेने का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बेटा क्षारक ही लिखो हर जगह, है ना। वे देखो क्षारक तो बहुत सारे, लेकिन वे क्षारक जो जल में घुलनशील है, जल में विलेय है, वे क्षार कहलाते हैं, और जो घुलनशील नहीं है वे क्षार नहीं कहलाते हैं बेटा। तो हम बोल क्या रहे हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, हाँ लेकिन सभी क्षारक क्षार जरूर होते, सॉरी सभी क्षार क्षारक जरूर होते हैं। क्षार क्षारक क्षार क्षारक एक ही हो गया बेटा, लेकिन आप ध्यान रखो, आप तो हर जगह क्षारक लिखो पूरे अध्याय में, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं आपको। दो तीन बातों में ऐसा है, हमने अम्ल और क्षार की बात तो कर ली, अम्ल और क्षार को हम और भी आगे समझेंगे, लेकिन मैं दो तीन उदाहरण बता रहा हूं जो आप याद कर ले बेटा हर हाल में, है ना, नहीं तो आगे चल के चैप्टर में दिक्कत होगी। तो अगर आप चाहते हो आगे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आते रहे, तो इसके लिए दो तीन अम्ल के उदाहरण याद कर लो और बेटा दो तीन क्षार के उदाहरण याद कर लो, ताकि आपको आगे चल के पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। दो तीन हम अम्ल के, चार अम्ल के उदाहरण बोल रहा हूं मैं, चार उदाहरण ये अम्ल के याद कर लेना। वहीं बेटा दो तीन उदाहरण मैं बोलूंगा कि क्षारक के याद कर लो आप। क्षारक में जैसे लिख लोगे आप NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम पड़ेगा, KOH या बेटा CaOH ट्वाइस और NgOH ट्वाइस, कम से कम इतने तो आप कर लो
चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देखते चलिए, है ना। तो अभी क्या है देखो बेटा, HCl, इसका नाम भी याद करना पड़ेगा हमें। इसका नाम है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर बेटा ये जो है H2SO4, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। ये सबसे खतरनाक है, ये जो H2SO4 है ना, सबसे खतरनाक अम्ल है। जैसे आपने बेटा न्यूज वगैरह में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि भाई क्या होता है, एक प्रेमिका ने शादी करने से मना कर दी, तो भाई साहब ने चले और बेटा तेजाब फेंक के मार दी उसके मुंह में। गलत बात है, ऐसा तो करना कभी नहीं चाहिए बेटा, आप लोग तो कभी सोचना भी नहीं है ऐसा। लेकिन वो तेजाब जो हम बोलते हैं, तेजाब जिससे हमारा शरीर जल सकता है, हमारी बेटा त्वचा जल जाती है जिससे, वो क्या है? वो है H2SO4, ठीक है ना। और वो होता है क्या? नाम है बच्चों इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर HNO3, ये होता है बच्चों नाइट्रिक अम्ल। मतलब कम से कम इतने आप उदाहरण याद कर लोगे ना, तो बिल्कुल पक्का मानो आगे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। CH3COOH, ये होता है बेटा एसिटिक अम्ल। इसे हम विनेगर भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और विनेगर में पाया जाता है बेटा ये, जो आप नूडल्स वगैरह में खाते हैं, खट्टा रहता है जो स्वाद में, वही है ये। जबकि क्षारक में हमने लिखा NaOH। नाम क्या बेटा? Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होगा बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और MgOH ट्वाइस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये नाम लिखने की मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत है, अब इतना तो बेटा आप सुन के भी लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीन बात और सुनो। अब बेटा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी मैं अभी से ही देके चल रहा हूं, है ना, क्योंकि आगे चल के ये हमें लगेगा सब कुछ। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं बेटा क्या? बुझा हुआ चूना। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, ठीक है। जबकि बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम चूने का पानी, चूने का पानी। फिर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब चूना तीन रूप में पाया जाता है, एक बेटा क्या? बुझा हुआ, एक चूने का पानी, और एक है क्या? चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब बेटा आप जो चूना पोतने के लिए मार्केट से खरीद के लाते हो, उसमें पत्थर भी होता है, चूना भी होता है, तो वो है क्या? चूना पत्थर। या बेटा कभी संगमरमर को भी हम चूना पत्थर बोलते हैं, उसका भी सूत्र CaCO3 है। चौक जो आती है बेटा लिखने की, है ना, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? चूना पत्थर ही बोलते हैं, सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब चूने में आपने पानी डाल दिए तो चूने का पानी बन गया बेटा, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ये तीन बातें अपने को ध्यान रखना। बुझा हुआ चूना मतलब जो पान में लगा के खाते हैं बेटा, है ना, चूना लगाना नहीं है अपने को पान खाना बेटा, है ना, चूना लगाना गलत बात है। चलिए, तो अब आपके एनसीईआरटी का एक प्रश्न अपन करते हैं। क्या है, मैं ऐसा प्लान किया हूं कि आपको हर एक टॉपिक कराऊं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के प्रश्न भी करते चले, ताकि बेटा एकदम से लोड भी ना लगे और आसानी से आपको भी पता चले कि भाई समझ में कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ना। तो आपको तीन परख नलियां दी गई हैं। प्रश्न ये कह रहा है इनमें से एक में आश्वित जल है। आश्वित जल मतलब बेटा शुद्ध जल। क्या है आपके पास? एक में शुद्ध जल है एक परख नली में, दूसरी परख नली में एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन भरा हुआ है, एक में अम्लीय विलयन है बेटा, और दूसरे में क्या है? एवं दूसरे में क्षारीय विलयन है। मतलब कुल मिला के पिक्चर को आप समझो, आपके पास तीन परख नली है, अलग अलग तीन परख नली है। एक में बेटा शुद्ध जल भर दिया आपने, एक में अम्ल डाल दिए अम्लीय विलयन, और तीसरे में क्षारीय विलयन, ठीक है। और बोल रहा है यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया गया, आपको बेटा हमने लाल लिटमस पेपर दे दिया है। लाल लिटमस पेपर कैसा रहता है चलिए मैं दिखा भी देता हूं, क्योंकि हमारे नजदीक ही ये रखा हुआ है ना। तो लाल लिटमस पेपर आपको बेटा इस तरह का मिलेगा,
ये होता है, इस तरह का होता है लाल लिटमस पेपर, है ना। ये तो लाल लिटमस पेपर आपको दे दिया, मैंने निकाल के दे दिया बेटा। अब मैंने बोला कि बताओ किस परख नली में क्या है ना, शायद यही होगा प्रश्न। लाल लिटमस पेपर दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान करिए। देखिए हमने सर लाल लिटमस पेपर लिया, और अगर लाल लिटमस पेपर को हमने पहले डाले एक परख नली में, एक परख नली में डाले हमने, अगर वह लाल लिटमस पेपर लाल से नीला हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, क्षारीय विलयन। ठीक है, मतलब एक क्षारीय है तो पता चल गया लाल से नीला हो गया। अब जैसे ही हमने फिर उस नीला, जैसे लाल को डाले बेटा क्षारीय में, नीला हो गया, अब नीले को हमने दूसरे में डाले तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। और बेटा मान लो, हमें पता थोड़ी कि दूसरा कौन सा है, हम तो किसी में डाले, अगर कोई रंग परिवर्तन नहीं हो गया तो हम समझ जाएंगे शुद्ध जल है। तो हम बड़े आसानी से लिखेंगे कि जिस परख नली में लाल लिटमस पेपर को डालने पर वह नीला हो जाए उस परख नली में क्षारीय विलयन होगा, एवं क्षारीय विलयन इस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब इस नीले लिटमस पेपर को हम शेष दो परख नलियों में डालेंगे, और जिसमें डालने पर वह पुनः लाल हो जाए तो हम कहेंगे कि यह अम्लीय विलयन है। और जबकि बच्चों जिसमें डालने पर रंग में कोई परिवर्तन ना आए, हम उसे मान लेंगे कि ये क्या है बेटा, शुद्ध जल है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल में लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर अपन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चैप्टर को बढ़ा रहा हूं, यहां से बेटा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। टॉपिक क्या है, अम्ल तथा क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, कि अम्ल तथा क्षारक किस तरह की अभिक्रियाएं देंगे हमको, है ना, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहली जो अभिक्रिया है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है बेटा, धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, और पहली अभिक्रिया बेटा क्या, धातुओं से अभिक्रिया। चलिए साइड में आइए बेटा, यहां पर देखते हैं हम धातुओं से कैसे अभिक्रिया होगी। तो होता क्या है, आप अम्ल लीजिए बेटा, अम्ल लीजिए, किसी भी धातु से क्रिया कराइए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी, एक ठीक ठाक क्रियाशील धातु होना चाहिए। मतलब बेटा यहां वो धातु लेना है जो हमारी रासायनिक सक्रियता श्रेणी, धातुओं की बेटा जो सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो वाली धातु। जैसे बेटा सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, है ना, आयरन ले लो आप, लोहा, या आप ले लो क्या, जिंक ले लो, है ना। तो इस तरह से सक्रिय, मैग्नीशियम ले सकते हो आप। हाँ, लेकिन आप हाइड्रोजन के नीचे वाली जो धातु उनको मत लो। कौन कौन है सर, इसमें बेटा खास करके है कॉपर, और सिल्वर यानी चांदी एजी, गोल्ड यानी कि सोना बेटा एयू, और एक और प्लेटिनम पीटी। इनको नहीं लेना है, बाकी अन्य कोई भी धातु आप ले लो। तो अम्ल के साथ जब आप धातु को डालते हो तो क्या होगा, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं, क्या बनेगा, यानी कि अम्ल और धातु मिलकर के क्या बनाएंगे, फिर हम देखेंगे क्षारक के साथ क्या होगा। अम्ल का कोई उदाहरण बेटा मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। धातु का कोई उदाहरण मैंने ले लिया बच्चों सोडियम यानी कि Na। तो अब होगा क्या बेटा, होगा कुछ ऐसा कि यहां पर ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और पहले बनेगा NaCl, इसको संतुलित भी कर दिया हूं बच्चों मैंने, और साथ में बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो NaCl मतलब क्या बना बेटा, लवण बनता है, तथा साथ में बनती है क्या, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा सर, हमने तो क्या करे, परख नली में धातु के छोटे छोटे टुकड़े डाले और उसके ऊपर बेटा अम्ल डाल दिए, है ना, तनु अम्ल हमने डाल दिए, और अम्ल डालने पर क्या हुआ, एक गैस बनी। अब वो गैस कौन सी है कैसे पता करें, तो बेटा आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन गैस की पहचान है, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, इसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। अगर जलती हुई मोमबत्ती पटपट आवाज के साथ जलने लगे, जैसे पटाखे फूटते हैं ना बेटा छोटे वाले चिटे चिटे, वैसे पटपट पटपट आवाज अगर आने लगे तो समझ जाएंगे कि ये गैस हाइड्रोजन है। देखो तीन गैसों का ध्यान रखो आप, हाइड्रोजन पटपट आवाज के साथ बेटा क्या होती, जलती है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर होती तो वो आग को बुझा देती, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है आग बुझाना, और ऑक्सीजन होती तो वो आग को और तेजी से जलाती बेटा, मतलब लौ और तेज हो जाती, बाकी कुछ नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना, पहले यहां पर साइड में मैं लिख रहा हूं, इस बात को आप नोट कर लो, ये 3 बातें हम लिख रहे हैं बेटा गैसों के लिए। पहली बात क्या, अगर हाइड्रोजन गैस है तो ये बेटा कैसा, पट पट की आवाज के साथ जलती है, की आवाज के साथ जलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, अब बेटा ये घर में मत करने लगना आप एक्सपेरिमेंट, नहीं तो क्या है ये खतरनाक है, ये जो पटपट की आवाज है ना, पटाखे टाइप फूटते हैं और ये इससे आग वाग लगने का खतरा होता है। CO2 अगर होती तो CO2 के 2 परीक्षण होते हैं बेटा, याद रखना। CO2 पहला क्या करती है, CO2 आग बुझा देती है, आग बुझाती है, और दूसरा बेटा CO2 का एक और पहचान है कि ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को कैसा कर देगी बच्चों, दूधिया कर देती है, ठीक है। तो ये 2 बातें, दूधिया, सॉरी। और एक और बात, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बेटा आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जल पाता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज का जलना तो संभव ही नहीं है। आप चाहो तो बेटा मोमबत्ती जलाओ और एक डिब्बा से ढक दो उसको, थोड़ी देर बाद देखना मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो देख रहे थे बेटा हम क्या, हम देख रहे थे अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि अम्ल क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती को इसके समीप ले जाने पर वह पटपट की आवाज के साथ जलने लगती है। इतना हमें लिखना आना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए लिख देता हूं मैं, क्या बोलेंगे बेटा अपन, यहां बोलेंगे कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ, क्रियाशील धातुओं के साथ, देखिए नोट्स प्रॉपर बनाइए सारी चीजें, इसीलिए बेटा मैं इतनी मेहनत लिख करता हूं, नहीं तो बोल के ही काम चल गया, मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, लेकिन मैं सोचता हूं नहीं यार बच्चों को नोट्स प्रॉपर मिलना चाहिए, है ना। क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा कौन सी गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसका परीक्षण परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन, परीक्षण करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को गैस के करीब ले जाने पर पटपट की आवाज, पटपट की आवाज आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, अम्ल को धातु के साथ मिलाएंगे, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगी, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पटापट बेटा फटाके जैसे आवाज आएगी, है ना। और उदाहरण अगर आपको लिखना हो तो ढेरों है बेटा, ऐसा नहीं कि यही है। अम्ल का उदाहरण हमने याद किया था H2SO4, और धातु हम कौन सी ले लें, सोडियम देख चुके, पोटेशियम ले लो बेटा, या चाहो तो मैग्नीशियम ले लो, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो होगा क्या, देखो Mg और SO4 मिलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हो ही जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वही जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाके हम सारा परीक्षण इसका कर लेंगे, है ना। और करना है आपको, 1-2 उदाहरण और लिख लो। आप ले लो बच्चों HNO3,
इसके साथ पोटेशियम की अभिक्रिया कराओ तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, संतुलित करना हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि जब धातुएं किससे बेटा, धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस और साथ में लवण। लेकिन इसमें जो कम क्रियाशील धातुएं हैं या अक्रिय धातुएं भी कहते हैं हम, है ना, तो अक्रिय धातुएं या कम क्रियाशील भी बोल सकते हो आप, बात एक ही होगी, है ना, या कम क्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर यानी चांदी, और बेटा गोल्ड यानी कि सोना, प्लेटिनम, तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छी बात जो आपको पता होनी चाहिए। अब अधातु कैसे क्रिया करेंगे बेटा, धातुओं से तो देख लिए, सॉरी अम्लों की तो देख ली, क्षारों की अभिक्रिया देख रहे हैं हम। तो क्षार को जब हम क्षारकों की इससे धातुओं से क्रिया, तो पहली बात तो बेटा सामान्यतः धातुओं से क्रिया, है ना, तो सामान्यतः जो धातुएं होती वो क्षारकों से क्रिया नहीं करती। ठीक है, क्रिया मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि जो धातुएं होती सामान्यतः वे किससे, क्षारकों से क्रिया नहीं करती हैं, सामान्यतः धातुएं इससे बच्चों क्षारकों से क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन इक्का दुक्का धातुएं कर लेती हैं। और उन इक्का दुक्का धातुओं में आपको 10वीं के लिए जो याद रखना है उनमें से बेटा जिंक धातु, जिंक का जो संकेत है Zn है, सिंबल है Zn, है ना, जिंक धातु है। अगर इसको आप क्षारक के साथ NaOH के साथ मिलाओगे तो ये अभिक्रिया कर लेगी और बेटा अभिक्रिया करके ये बनाएगी Zn एक मिनट, सोडियम जिंकेट बनेगा बेटा, है ना, इससे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2, और साथ में इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है बेटा अपने को, सोडियम जिंकेट। इस तरीके से आप ये चीज ध्यान रखें। ये हो गई हमारी क्या, पहली अभिक्रिया कंप्लीट। हमने देखा पहली अभिक्रिया क्या थी बेटा, धातुओं से अभिक्रिया। तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं एवं क्षारक सामान्यतः धातुओं से क्रिया नहीं करते। अब दूसरी है, दूसरी और ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, ये पहली वाली आप लोग यहां नोट कर लो बेटा, साइड में मैंने लिख दिया हूं। चलिए अब थोड़ा नीचे जगह बना के इसको देखते हैं। तो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया देखते हैं अपन। जैसे बच्चों धातु कार्बोनेट है या हमारे पास धातु बाइकार्बोनेट है ना, या बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम अगर अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं बच्चों, अम्ल से, तो क्या होता है, क्या बनता है, इस बात को हम देखना चाह रहे हैं। उसके लिए बेटा ये मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए यहां पर लेता हूं थोड़ी सी। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर बनेगा क्या, लवण बनेगा सबसे पहले तो, और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बेटा जलवाष्प बनती है, H2O की वाष्प गैस के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्लों से, तनु अम्लों से क्रिया करते हैं, लवण तथा CO2 गैस बनाते हैं। अब जो ये CO2 गैस है बेटा, इसकी खासियत है ये बुदबुदाहट के साथ बनती है। ठीक है, मतलब इसमें एक आवाज आएगी
क्योंकि ये बुलबुलों के रूप में निकलेगी, इसीलिए हम बोलेंगे ये बुदबुदाहट के साथ बनती है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर बोल रहा है प्रश्न में कि बुदबुदाहट के साथ एक गैस बन रही है, तो समझ जाना वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब देखते हैं अपन, जैसे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं बेटा Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल से हमने कराए, मान लो HCl से कराए, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देखो, यहाँ 2 क्यों ले लिया मैंने, आपको अब भी पता चल जाएगा। Na कितने बेटा, 2 है। Cl कितने हैं, 2 चाहिए, तो 2 Na और 2 Cl मिलके 2 NaCl बना लेंगे, यानी लवण बन गया बेटा। लवण बन गया, साथ में क्या बनेगी, CO2। तो C और 2 ऑक्सीजन, इसके एक छोड़ के बेटा 2 ऑक्सीजन लेके CO2 बन जाएगी, CO2 गैस। और साथ ही साथ H2O यानी कि जल की वाष्प भी बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट Cl से क्रिया करेगा तो लवण तथा CO2 गैस एवं जल की वाष्प बनेगी। अब आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों ध्यान रखें, ये आपका खाने का सोडा जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ होता है, खाने का सोडा, आपके घर में जो, तो खाने का सोडा है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं HCl से कराना चाहूं तो करा सकते हैं बेटा, लेकिन फिर मुझे 2 नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि Na यहाँ एक ही है। तो Na एक Cl एक क्या बन जाएगा, NaCl। और साथ में क्या बनेगा बेटा, CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो CO2 गैस बनेगी और साथ में बनेगा H2O। अब ये CO2 गैस का परीक्षण कैसे करें अपन, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, चूने का पानी लेते हैं। CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं हम, इसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे होगा क्या बेटा, चूने के पानी में CO2 गैस जाएगी तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाएगा बेटा, दूधिया, यानी सफेद हो जाएगा, है ना, हो जाता है। कैसे, चलिए समीकरण से इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन सी गैस बनी, CO2। तो हमने बेटा चूने का पानी लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका चूने का पानी। इसीलिए मैंने पहले ही ये 2-3 चीजें आपको बता दिया था जो लगने वाली थी बेटा आज के लेक्चर में, है ना। चूने के पानी में हमने कौन सी गैस प्रवाहित करी, CO2 गैस। तो क्या बनेगा बेटा, CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। और साथ में बच्चों क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2O। तो यहां पर ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है ना। ये चूना पत्थर बन जाएगा, जिसके कारण ये जो चूने का पानी सफेद दिखने लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जब जब अम्ल, तनु अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण तथा CO2 गैस एवं जल वाष्प बनाते हैं। CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए उसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और ये बेटा उसका समीकरण है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दिया, ध्यान से आप देख लो एक बार। चलिए फिर अगली है धात्विक तथा अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धात्विक तथा अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया मतलब धातु के ऑक्साइड से और अधातु के ऑक्साइड से। अब बेटा आपने नोट कर लिया होगा इतनी सारी चीजें, मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूं ताकि हमारे पास यहाँ साइड में जगह रहे और हम सारी बातों को बढ़िया से समझ सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा। जो अम्ल है, कौन है बेटा, अम्ल, ये धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, धातु के ऑक्साइड से
अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बच्चों ये बनाएगा क्या, लवण तथा जल। लवण बनेगा और साथ में बनेगा क्या, जल। अब कभी भी अम्ल किसी यौगिक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है, मतलब कि वो यौगिक क्षारक है। इससे हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो धातु ऑक्साइड है, क्योंकि अम्ल धातु ऑक्साइड से मिलकर लवण तथा जल बना रहा है, इसीलिए ये क्षारक कहलाएगा, क्षारीय होगा। इससे हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि धातु ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नोट कर ले बेटा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के बेटा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इसको हम समीकरण के द्वारा कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं अपन। सबसे पहले अम्ल ले लिए बेटा हमने HCl, और हमारा धातु ऑक्साइड ले लो आप कोई सा भी, मान लो मैंने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए अभिक्रिया होगी और Na और 2 Cl मिलेंगे और बनेंगे बेटा 2 NaCl, और साथ में जल तो फ्री में बनता ही है ना। या आप ले लो H2SO4, और यहां पर बेटा मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होगा Mg और ये SO4 मिलेंगे, MgSO4 बनाएंगे जो कि लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में बेटा क्या बनेगा, जल। तो इस तरीके से आसानी से आपको समझ में आना चाहिए कि जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। और इससे एक और शिक्षा प्राप्त होती है बेटा कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब जबकि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, लेकिन जो क्षारक होते हैं वे अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। कौन बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, चलिए देखते हैं। जो क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं ये क्या करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, और अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण तथा जल। अब भी मैंने आपको बताया बेटा कि अगर किन्हीं भी दो यौगिकों की अभिक्रिया से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है एवं जल बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि अगर एक यौगिक क्षारक है तो दूसरा अम्ल होगा, अगर एक अम्ल है तो दूसरा क्षारक होगा। ये क्षारक है मतलब कि ये क्या होगा, अम्ल होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को आप लोग नोट भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बेटा कि अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे अभिक्रिया होगी ये तो बताया मैंने, लेकिन उदाहरण भी देख लें हम। जैसे क्षारक हमने लिया NaOH, और अधातु ऑक्साइड मान लो बच्चों हमने लिया CO2, तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया करके लवण बनाएगा Na2CO3, और साथ में बनेगा बच्चों क्या, जल। तो इस तरह से जो क्षारक होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और साथ में बेटा बनता है जल। इससे पता चलता है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा कैसी है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब लास्ट है बेटा, आखिरी है परस्पर अभिक्रिया, मतलब ये एक दूसरे से, अम्ल क्षारक से और क्षारक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करेगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण मतलब उदासीन कर देना, मतलब उसका असर खत्म कर देना। तो जैसे ही अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षारक को मार डालता है और क्षारक अम्ल को मार डालता है, यानी कि अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। तो कैसे बेटा, चलिए इस बात को भी हम लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या लिखेंगे अपन, कि जब
अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को उदासीन करके, एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं बेटा, लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे को उदासीन करके लवण तथा जल बनाएंगे। इसी अभिक्रिया को बच्चों हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में कैसे हम लिखेंगे, अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा बेटा, क्षारक से, और क्या बनाएगा यहां पर, लवण बनाएगा, साथ में बनेगा क्या, जल। लवण के साथ क्या बनेगा बच्चों, जल बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं अपन, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास इसके। अम्ल ले लो आप HCl, क्षारक ले लो NaOH। तो देखिए H और OH मिलके तो जल बनाएंगे पक्का, H और OH जब भी मिलते हैं बेटा क्या बनता है, जल। और साथ में Na और Cl मिलेंगे तो NaCl बनाएंगे जो कि एक लवण है। और ले लो आप H2SO4, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए 2OH और 2H मिलके, 2OH और 2H मिलके 2H2O बना लेंगे, और साथ में Mg और SO4 मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, MgSO4। और देखते हैं हम HNO3 है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, KOH से, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे अपन क्षारक से। तो क्या होगा, H और OH मिलके बना देंगे जल, यानी कि H2O, और साथ में यहां पर K और NO3 मिलेंगे, KNO3 बनेगा जो कि लवण है। इस तरह से बेटा अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक एक करके हमने सारी अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं पढ़े बेटा, जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। एक बार फिर से हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अम्ल तथा क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, पहली धातुओं से अभिक्रिया की, जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को हम हाइड्रोजन गैस के समीप ले जाते हैं तो पटपट की आवाज आती है। दूसरा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, तो बेटा अम्ल क्या करते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में CO2 गैस और H2O बनाते हैं। याद रखना बेटा CO2 गैस इसी अभिक्रिया में बनती है इस चैप्टर में, है ना। और CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं हम, CO2 गैस, पहली बात तो याद रखना CO2 गैस बुदबुदाहट की आवाज के साथ निकलती है और इसका परीक्षण करने के लिए इसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे चूना का पानी दूधिया हो जाता है। ध्यान रखना क्षारक इनसे अभिक्रिया नहीं करते, क्षारक धातुओं से भी नहीं करते, इनसे भी नहीं करते। अब धात्विक एवं अधात्विक ऑक्साइड से, तो मैंने बताया बच्चों की याद रखो धातु के ऑक्साइड क्षारीय है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय है तो उनसे अभिक्रिया कौन करेगा, अम्ल करेगा सर। और क्योंकि ये क्षार है और अम्ल उससे अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि अम्ल क्या करेंगे, अम्ल बेटा धातु के ऑक्साइड को, क्षारक को लवण और जल में बदल देंगे। यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इससे पता चलता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि क्षारक अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे और लवण तथा जल बनाएंगे। इससे पता चलता है कि अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इतनी बातें अपन ने की। और लास्ट बेटा परस्पर अभिक्रिया की, अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों इसमें लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो चलिए आज की क्लास का आखिरी का 5 मिनट बेटा हम बिताएंगे कुछ प्रश्नों के साथ। ये आपके एनसीईआरटी के ही प्रश्न है, चाहे तो आप एक बार किताब में मिला लें, एक एक प्रश्न आपको मिलता चला जाएगा। पहला प्रश्न बेटा,
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपने बेटा देखा होगा आपके घर में दही वगैरह अगर आप रखते हो स्टील के बर्तन में रख देते हैं बेटा अपन, लेकिन पीतल में नहीं रखते या तांबे के बर्तन में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दही में है अम्ल, दही में अम्ल होता है और ये अम्ल क्या करेगा, पीतल या तांबे की जो धातुएं हैं उनसे अभिक्रिया करेगा और हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये हानिकारक लवण पाचन में बिल्कुल बेटा आसानी से पाचन में भाग नहीं ले पाएंगे, इससे हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव होंगे। और दूसरी बात, जो बर्तन है क्योंकि उसकी धातु ने अम्ल से अभिक्रिया कर ली तो उस धातु में जंग लगने लगेगी, संक्षारण होने लगेगा। तो चलिए इसका उत्तर प्रॉपर आपको लिखा देता हूं मैं। क्या है प्रश्न? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लिखते जाएं बेटा कि जब पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में किसे रखते हैं अपन? खट्टे पदार्थों को, दही या खट्टे पदार्थों को, है ना। खट्टे पदार्थ लिख दो या दही भी साथ में लिख ही लो क्योंकि प्रश्न में दही लिखा था, है ना। दही या खट्टे पदार्थों को, खट्टे पदार्थों को, पदार्थों को बर्तनों में, दही या खट्टे पदार्थों को रखने पर इनकी धातुएं, धातुएं क्या बनाती हैं बेटा? हानिकारक लवण, हानिकारक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, बना लेती हैं, क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? अम्ल, है ना। क्योंकि खट्टे पदार्थों में रखने पर इनकी धातुएं हानिकारक अम्ल तथा लवण बना लेती हैं, क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है बेटा? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा है, एक बार इतना पढ़ते हैं, कहीं कोई सुधार की जरूरत होगी सुधारेंगे, फिर आगे लिखते हैं। जब पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को रखा जाता है या रखने पर, है ना, थोड़ा सा सेंटेंस प्रॉपर बना देते हैं, जब हटा देते हैं यहां से। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को रखने पर इनकी धातुएं हानिकारक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं, क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है ना। ये हानिकारक लवण, ये हानिकारक लवण आसानी से पाचन क्रिया नहीं करते हैं, मतलब कि आसानी से बेटा आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, क्रिया नहीं करते हैं। तो ये एक नुकसान भाई, कि अपने शरीर का नुकसान, ठीक है। लेकिन बेटा अपने शरीर का नुकसान तो ठीक है, अपनी मम्मी तो भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मम्मी का ज्यादा बड़ा नुकसान क्या है कि बर्तन खराब हो रहा है भाई, बर्तन में जंग लग रही है ना। जबकि बर्तन की धातुएं, बर्तन की धातुओं की अभिक्रिया के कारण, धातुओं की अभिक्रिया के कारण बर्तन में, बर्तन में जंग लगने लगती है या संक्षारण होने लगता है, लिख लो आप, थोड़ा जंग भी ठीक है लेकिन अपन संक्षारण लिखे है ना। क्या लिखेंगे बेटा? संक्षारण होने लगता है। संक्षारण होने लगता है।
तो ये दो कारण है कि अपन खट्टी चीजों को तांबे आंबे के बर्तन में बेटा, तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं ना। फिर दूसरा प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, बताइए बेटा। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के साथ इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे? तो बेटा हम बोलेंगे कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। उदाहरण के तौर पर आप सबसे सस्ता उदाहरण ले लो बेटा, सोडियम ले लो आप, है ना। दिखता नहीं होगा, हो सकता है इसमें पीला कलर, आपको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, डार्क कलर का उपयोग करते हैं अपन। तो हमने लिया यहां पर, मान लो उदाहरण के तौर पर धातु सोडियम, इसकी अभिक्रिया बेटा तनु अम्ल से कराए HCl से, तो क्या बनेगा NaCl, और साथ में बच्चों बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। अब देखो प्रश्न को एक बार आप पूरा ढंग से पढ़ो, है ना। पहले है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, आप लिख दोगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती। उदाहरण ये लिख दोगे बेटा। इस गैस की उपस्थिति के लिए कैसे जांच करोगे, तो बता दोगे बेटा आप कि जब जलती हुई मोमबत्ती को इस गैस के समीप ले जाया जाता है तो पट पट की आवाज आती है, चट चट की पट पट की आवाज आती है, जिससे हाइड्रोजन गैस के परीक्षण किया जाता है। लास्ट है बेटा, कोई धातु यौगिक, मतलब कोई धातु यौगिक है, धातु का यौगिक है A, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये वाला उत्तर तो बेटा आपने लिख लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं यहीं साफ करके बता देता हूं। क्या बोल रहा है बेटा, कोई धातु का यौगिक है A जो क्या कर रहा है, किसी तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। कोई यौगिक A है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। तनु मतलब होता है बेटा पतला, मतलब पानी मिला हुआ। जैसे आपके घर में दूध वाला दूध लाता है ना, तो उसमें क्या करता है, वो तनु करके लाता है बेटा, पानी मिला के, है ना। सांद्र तो लाता नहीं है, गाय जो देती है वो सांद्र दूध देती है, लेकिन दूध वाला तनु कर देता है। तो कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बेटा बुदबुदाहट की आवाज मतलब कौन सी गैस, याद करो याद करो, मैंने अब भी बताया बेटा, बुदबुदाहट मतलब CO2 गैस। ठीक है, बुदबुदाहट मतलब कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस। यही तो हिंट होता है सवालों में, और क्या। इसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, बताया बेटा मैंने, CO2 गैस आग बुझा देती है, ये और कंफर्म हो गया। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक यौगिक क्या है बेटा, CaCl2, ऐसा बोल रहा है। आप इसका समीकरण बनाइए, बना देंगे भाई साहब। सोच के देखो बेटा, आपकी बुद्धि में कुछ आ रहा है क्या, कौन सा यौगिक होगा A, तो हम बड़े आसानी से बताएंगे। देख Cl तो गया, Ca वाला यौगिक होगा सर, ये तो पक्का है। वहां CO2 बन रही सर, यानी यहाँ CaCO3 होगा, यानी हम बोल देंगे कि यौगिक A कौन होगा बेटा। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि यौगिक A का नाम बताइए, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि यौगिक A होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिक A क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया HCl। अब समीकरण को संतुलित करना है, साथ में H2O बना देना है। H2O तो बनेगा ही भाई, तो यहाँ पर 2 लगा दो, बाकी देख लो बेटा, शकल देख लो एक बार, सारा सब कुछ संतुलित तो दिख रहा है, बढ़िया है ना। तो ये हो गई समीकरण। तो इस तरह से बेटा आसान आसान प्रश्न होते हैं इसके, जो अगर पूछे जाते हैं तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। तो यहां तक का काम हमने कर लिया है, मतलब कि अच्छा खासा काम आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया इस चैप्टर का। फिर बेटा आगे का चैप्टर यानी कि पीएच वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर बहुत आसान है, आपको अभी तक समझ में भी आया होगा आसान। बस इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक बार अभिक्रियाओं को रिवाइज कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करिए।